कैसे? तो मैं अब कितने बजे आऊं? 9 बजे? ठीक है, तो आपने स्टार्ट करी नहीं तो 5 मिनट तो आपको स्टार्ट करने में लगते हैं। मैंने करेंगे सर स्टार्ट। ठीक है, आ जाऊंगी। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, मैं आपसे कल भी कह चुकी थी, अब भी कह रही हूं, जो मैं कहूं कि नोट्स में ये नहीं है तो उसे आप कहीं नोट कर लें, क्योंकि वो काम की चीजें होती है। क्योंकि काफी सारे नोट्स में हर साल मैं कोई ना कोई चेंज करती हूँ, तो इसलिए ध्यान रखना कि जो चीज मैं बोल रही हूँ कि ये चीजें आपको नोट करनी है तो उन्हें नोट करते चलिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। चलिए स्टूडेंट, मैं कल क्या बता रही थी आपको? मैं बता रही थी यथातथ और अयथातथ अवकल समीकरण। ठीक है, अच्छा देखना, मैंने क्या बोला? माना जेड फंक्शन है एक्स और वाई का। जेड जो है वो फंक्शन है, फलन है एक्स और वाई का। इट मींस, मतलब आप समझेंगे कि एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या है? आश्रित चर हैं। नोट करिएगा, मैंने कल भी बोला था, ये मेरे नोट्स में नहीं है, आश्रित चर है। ठीक है, मैंने ये बोला। तो इसका जरा मुझे निकालना, पूर्ण अवकलन कैसे निकालोगे? पूर्ण अवकलन कैसे बताया था मैंने आपको? पहले तो पहले तो इसका अवकलन करेंगे हम डेल जेड अपॉन किसी एक के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष कर लिया तो कौन नियत हो जाएगा? वाई। जब वाई नियत होगा तो वाई को बाहर लगाएंगे। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अगर मैंने कहा कि जो जेड है इसका अगर मैं पूर्ण अवकलन करूं तो मुझे पहले जेड का क्या करना होगा? एक्स के सापेक्ष, यानी कि एक वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन। और जो दूसरा वेरिएबल है उसको क्या करेंगे हम? कांस्टेंट करेंगे। और x का अवकलन क्या होगा? dx। ठीक है, प्लस अभी पूरा नहीं हुआ है अवकलन, पूरा नहीं हुआ है तो क्या करेंगे हम करेंगे डेल जेड, इस बार किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष, डेल जेड ओवर डेल y। क्या नियत रखेंगे इस बार? x, और y का पूर्ण अवकलन क्या हो जाएगा? dy। ये इसका अवकलन होता है। और मेरा मेन पर्पस ये है कि अगर आपके पास कोई दो वेरिएबल दिए हुए हो तो इन दोनों वेरिएबल का आप एक को नियत करके दूसरे के सापेक्ष और दूसरे को नियत करके पहले के सापेक्ष किस प्रकार डिफरेंशियल करेंगे, ये उस तरीके से डिपेंडेंट करेगा कि पूर्ण अवकलन किस प्रकार किया जाएगा। ये इसका एक मेथड होता है। अब देखो, इन्हें यथातथ और अयथातथ अवकल समीकरण क्यों कहते हैं? मेरा कहने का मतलब समझना, ये तो कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। दो क्वेश्चन होते हैं, हम इसे कैसे करें और क्यों करें। सबसे पहली बात आपके पास, थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ें, और पढ़ें तो पढ़ने का रीजन, क्योंकि हमें सेकेंड ईयर पास करनी है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर अब मैं पूछूं कैसे पढ़ें, तो कैसे पढ़ने का तरीका मैं बता रही हूं, यानी कि हर चीज में क्वेश्चन होता है कि कैसे करें और क्यों करें। तो अब देखना, मैंने इसका बता दिया कि कैसे करते हैं, वो तो मैंने बता दिया। अब क्यों करते हैं उसका मतलब समझना। मैंने आपको चक्रीय प्रोसेस के बारे में बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हम अगर मेरा ये इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, तो मुझे इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए मैं उसी तरह वापस लौट आऊं, तो ऐसे प्रोसेस चक्रीय प्रक्रम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ध्यान रखना कि अगर चक्रीय प्रक्रम की बात करें तो देखना इधर, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अगर मैंने साइक्लिक प्रोसेस की बात की तो ये पॉजिटिव, ये पूरा ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव, या फिर मैं ये कहूं ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो ये टोटल मिला के अगर इसका चक्रीय समाकलन, चक्रीय के लिए मैंने ये एक चक्र बना दिया है, साइकिल, साइकिल के बारे में बात की है। तो मैंने साइकिल के लिए, ऐसे मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं कि जब हम साइक्लिक करते हैं तो समाकलन के बाहर बाहर क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं गोला सा। तो ध्यान रखना, अगर यथातथ
की बात करनी है तो उसका अवकलन हमेशा समाकलन हमेशा 0 होगा। यानी कि आपको ये चीजें मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कि क्यों इन्हें यथातथ कहते हैं, क्योंकि जब इनका चक्रीय समाकलन निकाला गया तो वो 0 आया। इट मींस कहने का मतलब ऐसे इक्वेशंस या ऐसे वेरिएबल या ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हम चक्रीय समाकलन या समाकलन नहीं निकाल सकते, वो क्या कहलाते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं, यथातथ अवकल समीकरण के नाम से जाने जाते हैं। ये मैंने यहां पे ये लिख दिया है। अब देखो, अब मेरा मेन पर्पस इसे समझाने का क्या था? मैंने माना आंतरिक ऊर्जा कैपिटल ई, ध्यान समझना, माना आंतरिक ऊर्जा कैपिटल ई, ताप कैपिटल टी, दाब कैपिटल पी, ध्यान से समझना, ताप कैपिटल टी, दाब कैपिटल पी और आयतन कैपिटल वी का फलन है, या इस पर निर्भर करता है, मतलब फलन नहीं, इन पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। तो देखना, मैंने क्या कहा? मुझे इसमें फंक्शन बनाना है, तो मैंने क्या कहा? पहले मैंने कहा कैपिटल ई फंक्शन है किसका? मैंने माना पहले टेम्परेचर और प्रेशर ले लिए, क्योंकि हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करने को तो हम तीनों का एक साथ कर सकते हैं, पर पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम केवल 2 फलन को मान के चलेंगे। यानी कि अगर मैंने कहा है कि वो ताप, दाब और आयतन का फलन है, तो ध्यान रखना पहले हम कोई 2 लेंगे और दूसरे में कोई 2 लेंगे, ठीक है ना? अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों का फलन है, ये लिख दिया मैंने। तो इसका जरा मुझे पूर्ण अवकलन करके बताना। ये बहुत काम की चीज है, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में ये काम आएगा, पूरी थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली इस यूनिट के अंतर्गत तो पूरा पूरा काम आएगा। तो देखना, बताना मुझे कैसे करोगे? कि मैडम ई का अवकलन कर दूं पहले टी के सापेक्ष, कर दिया मैंने, किसको नियत मानते हुए? पी को नियत मानते हुए। और टी का पूर्ण अवकलन क्या हो जाएगा? dt, ठीक है, प्लस अब क्या कहा मैंने? ई का अवकलन कर दो किसके सापेक्ष? पी के सापेक्ष। किसको नियत मानते हुए? टी को नियत मानते हुए, और पी का अवकलन, ठीक। यानी कि ये पूरा इस तरीके से आप इसका अवकलन कर सकते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल का पूर्ण अवकलन किस प्रकार निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, ई यथातथ अवकल है, यहां पे मैं लिख रही हूं, चूंकि ई यथातथ अवकल है, ई क्या है? यथातथ अवकल है। तो आपको पता है, फिर कैसे कहोगे मैडम इसका चक्रीय समाकलन हमेशा 0 होना चाहिए? लेकिन अभी तो आप कह दोगे कि मैडम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने सही कह दिया, आंतरिक ऊर्जा क्या है? एक एग्जैक्ट इक्वेशन है, और एग्जैक्ट इक्वेशन होगा तो डेफिनेटली इसका चक्रीय समाकलन क्या होगा? 0 के बराबर होगा, यानी कि इसका समाकलन हम नहीं कर सकते। ये तो रहे यथातथ अवकल। अब सोचो अगर मैं बात करूं अयथातथ अवकल की, अयथातथ अवकल समीकरण कौन से होते हैं? तो पहली बात ध्यान रखना, ध्यान रखना मेरी बात, ऐसे, यहां लिख रही हूं मैं, ऐसे अवकल समीकरण या ऐसे अवकल समीकरण जिनका चक्रीय समाकल क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता। शून्य नहीं होता। ऐसे अवकल समीकरण जिनका चक्रीय समाकलन क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता। अब एक चीज बताओ मुझे, ऐसे कौन से वेरिएबल या ऐसी कौन से गुणधर्म या ऐसे कौन सी चीजें होंगी जो कि अयथातथ अवकल समीकरण कहलाएंगी? एक चीज बताओ मुझे, जब भी हम कभी समाकलन करते हैं
जब भी हम कभी समाकलन करते हैं, तो अगर मैंने कोई डिस्टेंस मेंटेन की है, जैसे मुझे यहां से लेके यहां तक का अवकल समीकरण यानी कि इसका समाकल निकालना है, तो आप कहते हो मैडम अगर आप किसी के रिस्पेक्ट में कह रही हो, ये डिस्टेंस x1 है पहली और ये x2 है, तो आप कहते हो x1 से x2 क्या कर दो, x1 से x2 इसका समाकल कर दो। तो आप कह देते हो हाँ कि ये आप कह रहे हो इनको कहते हैं डिफाइंड एंड डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि निश्चित समाकल कहते हो आप, जिसमें लिमिट्स होती हैं, जिसमें लिमिट होती है, यानी कि दूरी डिफाइन हो गई, दूरी इतनी दूरी है, फिक्स है। और जब हम कभी ये नहीं लगाते हैं तो आप कहते हो उसके लिए क्या कहते हो, अनिश्चित समाकल, और उसके लिए आप क्या लगाते हो, एक कोफिशिएंट लगाते हो जिसे आप कहते हो सी, एक कांस्टेंट का प्लस करते हो जिसे कहते हो सी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैंने बोला कि ऐसा है, तो पहली बात मैंने कोई दो स्टेट ले ली, एक तो इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट, तो जरा मुझे बताना कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं स्टेट की बात करूं, यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट यानी फाइनल स्टेट की बात करूं, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टेट पर निर्भर नहीं करती, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करती? दो ही होती हैं, पहली कौन सी, वर्क, और दूसरी कौन सी, एनर्जी। ध्यान है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एक तो होता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और एक होता है मोड्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा को एनर्जी को ट्रांसफर करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, एक होता है वर्क और हीट, एक होता है वर्क, दूसरा होता है हीट। यानी कि ऐसे पद कौन से होंगे जो अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करते, केवल जो पथ से वो गुजर रहे हैं उस पर निर्भर करते हैं? तो आप कहोगे मैडम एक तो वर्क है और एक हीट है, एक तो वर्क है और एक हीट है, जिनमें से ये दोनों ही किस पर निर्भर नहीं करते, स्टेट्स पर निर्भर नहीं करते, ये केवल पथ पर निर्भर करते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा कार्य और ऊष्मा अयथातथ अवकल समीकरण कहलाते हैं। अवकल पद भी कह सकते हो, पद कहलाते हैं। लेकिन जब आप थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इन दोनों का टोटल, जब इन अभी फर्स्ट लॉ में पढ़ाऊंगी नहीं, अभी बाद में पढ़ाऊंगी, तो फर्स्ट लॉ में आप देखेंगे कि इन दोनों का टोटल हमेशा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो अब कैसे हो गया कि दो अयथातथ अवकल पदों का जोड़ किसके बराबर हो जाए, एनर्जी के इक्वल, इंटरनल एनर्जी के इक्वल, और इंटरनल एनर्जी को तो यथातथ में पढ़ रहे हो। तो ध्यान रखना विशेष परिस्थितियों में जब हम इनका आंशिक अवकलन करा देते हैं, विशेष परिस्थितियों में जब हम इनका आंशिक अवकलन करा देते हैं, तो विशेष परिस्थितियों में ही उनका समाकलन भी करा सकते हैं। और जिन परिस्थितियों में हम इनका समाकलन कराते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में ये जो आंतरिक ऊर्जा है, ये भी कैसी हो जाती है, इन दोनों का टोटल हो जाती है। तो ध्यान रखना, अभी मैं इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगी कि ये कैसे करते हैं, ये आप फटाफट नोट करिए, अगर कर लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी लगे। ये चीज आप बहुत जरूरी है ये पता होना, मेन तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज के लिए यथातथ इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यानी कि कोई अवकल समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है, ये चीज आनी चाहिए आपको। पहले को कांस्टेंट किया, दूसरे के सापेक्ष अवकलन, दूसरे को कांस्टेंट किया, पहले के सापेक्ष अवकलन, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रही हूं इसे। अब देखिए, अब मैं चलती हूं मेरी इंपॉर्टेंट, मैं पढ़ाऊंगी कार्य एवं ऊष्मा की अवधारणा। वो मैडम कितनी बार पढ़ाती हो, पर ये कार्य और ऊष्मा तो हर जगह टकराएंगे और हर जगह मतलब भी यही रहेगा, कार्य और ऊष्मा का। देखिए मैंने क्या कहा, वर्क, कार्य। अब हेडिंग डालना कार्य की अवधारणा, कॉपी में डाल लीजिएगा क्योंकि ये मेरे नोट्स में नहीं है, केवल डेफिनेशन लिखी हुई है, ओनली डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा, कार्य की अवधारणा। ध्यान रखो मैंने आपको क्या कहा था, कार्य और ऊष्मा दोनों ही एनर्जी ट्रांसफर करने के तरीके हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने के तरीके हैं या नहीं,
जैसे अगर मैंने मुझे अपनी एनर्जी इस बोर्ड को देनी है तो मुझे इसे खिसकाना है पीछे की तरफ, और अगर मुझ पे कोई काम कर रहा है तो वो भी एक एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका ही है। ये चीज मैं डिस्कशन कर चुकी हूं, मैं ज्यादा देर आपका टाइम नहीं ले सकती इसमें, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं ये सब समझा चुकी हूँ, कार्य की अवधारणा क्या है, मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि कार्य क्या होता है। कार्य मैंने आपको बताया कि जब हम किसी चीज पर मतलब हमें एनर्जी ट्रांसफर करने के वे ढूंढने होते हैं, जिसमें से दो ही होते हैं, पहला होता है वर्क और दूसरा होता है हीट। इसके बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ ये चीज क्यों लेके आई? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखिए, आपको पता है कि कार्य अवस्था पर निर्भर नहीं करता। पता है कि नहीं पता? कार्य अवस्था पर निर्भर नहीं करता। और याद नहीं हो तो चेक का मैंने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया था इसका, कि मनी ट्रांसफर करने का वे कौन है? चेक। तो चेक चाहे वो भले ही ऑनर के पास रहे या जिसको दे रहा है उसके पास रहे, तब तक वो कागज का टुकड़ा ही है। लेकिन जैसे ही वो बैंक में लगाया जाएगा, और बैंक में लगाने के बाद में जब उसका प्रोसेस लगेगा तब उसका यूज है। यानी कि वो ना तो ऑनर के पास इंपॉर्टेंस है, ना ही जिसको दिया है उसके पास इंपॉर्टेंस है, तो बीच में इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान रखना, कार्य अवस्था पर निर्भर नहीं करता, केवल पथ पर निर्भर करता है, केवल पथ पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, ये पथ फलन कहलाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, कार्य अवस्था पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता है? पथ पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट यह है कि कार्य ऊर्जा को स्थानांतरण करने का एक तरीका मात्र है। स्थानांतरण करने का तरीका है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज समझाऊं कि एक्चुअली कार्य हम करते क्यों हैं और किस लिए कैसे होता है। जैसे माना मैंने ये मेरे पास पानी की बोतल है। ठीक है, क्या है? पानी की बोतल है। अब ध्यान समझना, इस पानी की बोतल को अगर मैं सिस्टम मानूं, यानी कि इस पानी जो इसके अंदर भरा हुआ है, चलो इससे नहीं तो इससे तो ये बाद में भी समझ सकते हैं। माना मैं एक सिस्टम हूं, तो सिस्टम के लिए सराउंडिंग कौन हो गया? आप लोग हो गए। तो ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज समझाऊं, कार्य तभी संभव है, ध्यान समझना, कार्य तभी संभव है जब उनके बीच में ऊष्मा परिवर्तन शून्य रहेगा। कार्य क्या है? कार्य ऊष्मा नहीं होनी चाहिए, ऊष्मा डिस्टेंस मतलब हीट। अरे एक बार में एक ही तरीका तो अप्लाई कर सकते हो, जब कार्य अप्लाई कर रहे हो तो ऊष्मा को जीरो रखना पड़ेगा, और जब ऊष्मा को अप्लाई कर रहे हो तो कार्य को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। अब देखना मेरी बात, एक चीज समझना, कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब यदि मैं बात करूं, अब यहां से हल्का सा मैं एक डेरिवेशन के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगी कि कार्य होता क्या है और इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ध्यान समझना, कार्य दो तरीके से किया जा सकता है, कार्य दो तरीके से किया जा सकता है। जैसे मैंने माना ये मेरा पानी की बोतल एक सिस्टम है, मैंने इस पे बाहर से प्रेशर लगाया, बाहर से क्या लगाया? प्रेशर लगाया। तो एक तो ये हो गया कि मैंने सिस्टम पर काम किया है, एक तो क्या हो गया? सिस्टम पर कार्य किया है, और एक ये है कि सिस्टम के द्वारा मुझ पर दाब लगाया जाए। सिस्टम के द्वारा किस पर दाब लगाया जाए? मुझ पर दाब लगाया जाए। दो ही तरीके से काम हो सकता है, एक तो ये है कि मैं इस तंत्र पर कार्य करूं, और दूसरा कौन है कि तंत्र के द्वारा कार्य किया जाए। अब देखना इस चीज के बारे में मैंने कैसे, अब एक चीज देखो यहां पे हम इससे समझेंगे। ये माना मेरा एक बड़ा बनाती हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए मेरा एक कंटेनर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से आपको दो चीजें जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट और हर साल पेपर में आती है, ये दो चीजें, यहां दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला तो कार्य की अवधारणा ही है, पहला तो कार्य की अवधारणा ही है, और बाद में ये कार्य के बारे में ये डिस्कशन जो मैं कर रही हूं ये है। अब देखना, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ऐसे गैस भरी हुई है, ये रही। ठीक है, कल मैंने आपको दो तरीके के प्रेशर बताए थे, एक तो बताया था कि मैं बाहर से लगाऊं, उत्क्रमणीय प्रक्रम में बात कर रही थी, एक तो होता है एक्सटर्नल प्रेशर और एक होता है इंटरनल प्रेशर, यानी कि गैस के अणुओं के द्वारा लगाया गया दाब। ठीक है, एक तो ये होता है कि मैं बाहर से दाब लगाऊं, और एक ये होता है कि मैं अंदर से दाब लगाऊं। तो कार्य दो ही प्रकार से संभव है, पहला तो या तो ये है कि वो प्रसार कार्य हो,
अब प्रसार कार्य मैडम क्या कहना चाह रही हो? अच्छा एक बात बताओ मुझे, प्रसार कार्य कैसे पॉसिबल है? प्रसार कार्य का मतलब यह है कि गैस का वॉल्यूम बढ़ जाए। गैस का वॉल्यूम कब बढ़ेगा? गैस का वॉल्यूम तब बढ़ेगा कि जब बाहर से लगाया गया प्रेशर, बाहर से लगाया गया प्रेशर किससे कम हो? अंदर लगाए गए प्रेशर से। समझे नहीं समझे? यानी कि ऐसे हो, ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम इस पिस्टन पर दाब लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? अब ये कहोगे मैडम इसका एग्जांपल क्या, एग्जांपल क्या? तो एग्जांपल देखो, इस पिस्टन के ऊपर मैं एक कॉटन का टुकड़ा रख दूं या कागज का टुकड़ा रख दूं, तो देखो कार्य कैसे होगा। मैंने ये इस पे दाब लगाया, इंटरनल प्रेशर लगाया, जैसे ही मैंने इस पे इंटरनल प्रेशर लगाया तो ये जो कागज के टुकड़े हैं ये ऊपर उठेंगे। ऊपर उठेंगे तो काम हुआ या नहीं हुआ? तो ध्यान रखो, तंत्र कौन? तंत्र इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो। तंत्र कौन? इसके अंदर गैस भरी हुई है वो। और ये कौन? ये बाहर जो है ये क्या कहलाता है? सराउंडिंग्स, परिपार्श्विक कहलाएगा। तो समझे? यानी कि जब कभी भी अंदर से गैस के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब बाहर से लगाए गए दाब से क्या हो ज्यादा हो, तब ऐसी स्थिति में गैस का प्रसार होगा। तो पिस्टन क्या होगा? पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? तो देखो क्या कंडीशन बनेगी, ध्यान से देखना। क्या कंडीशन बनेगी? क्या ये नहीं बनेगी? ये पिस्टन माना इतना उठ गया, देखना ध्यान से, पिस्टन क्या हो गया? इतना उठ गया। ये गैस भरी हुई है। पहले पिस्टन कहां था? यहां था। मैं ये हल्का सा बाउंड्री दिखाऊंगी क्योंकि मुझे इसका डेरिवेशन करना है, कार्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान समझना। यानी कि इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो गया, हुआ या नहीं? इतना वॉल्यूम क्या हो गया? एक्स्ट्रा। ये माना ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, ये डिस्टेंस क्या है? डेल्टा एक्स है। अब देखना, अब मुझे इस पे कार्य निकालना है कि मुझे कार्य कितना किया, मैं कैसे निकालूं? तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम। ये नोट करने का टाइम मैं दे दूंगी, पर अभी फिलहाल ये समझने का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैंने क्या बोला? कार्य बराबर क्या होता है? फिजिक्स के स्टूडेंट तो जानते हैं। एक मिनट, मार्कर में इनकम है सर, मार्कर का है दूसरा मार्कर। डब्लू बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ये मत कहना मैडम हमें पता नहीं है कि बल गुणा विस्थापन कार्य का फॉर्मूला होता है। W बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। आप जानते हो फोर्स बराबर क्या होता है बच्चों? फोर्स बराबर होता है दाब बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? फोर्स बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब। ये इक्वेशन फर्स्ट है माना, ये इक्वेशन सेकंड है। ये दोनों फॉर्मूले तो आपको याद है कि W बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और ये क्या है? P बराबर दाब बराबर क्या है? F अपॉन A। अब मैंने माना यहां ये एक्सटर्नल फोर्स ले रखा है, यानी कि बाहर से लगाया गया दाब है। अब देखना जरा ढंग से, यहां से F की वैल्यू निकालना। F की वैल्यू क्या आएगी? भाग में होगी वो चीज गुणा में चली जाएगी। इट मींस ये क्या होगा? P इंटू A। हुआ या नहीं हुआ? ये वैल्यू जरा यहां रखना। W बराबर क्या हो गया? P इंटू A इंटू D की वैल्यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डेल्टा एक्स। समीकरण 3। ठीक, अब देखो, अब मेरा क्या है? मेरा ये है कि ये जितना इस पिस्टन का एरिया है वो निकालना है मुझे। पिस्टन का एरिया जरा मैं बाहर निकाल के दिखाऊं तो देखो ये पिस्टन कैसे बना हुआ है। ध्यान से देखो, ये तो यहां में क्या त्रिभुज में बना नहीं सकती, तो ये पिस्टन देखो कैसे बना हुआ है। बाहर निकाल के दिखा रही हूं मैं ये, एक बार देखना। ये जो है ये तो रहा पिस्टन, ये पिस्टन, इसमें गैस भरी हुई है ऐसे। और ये जो पिस्टन नीचे वाला था, यानी कि ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये दूसरा पिस्टन है। मतलब मैंने ये इमेजिन के लिए किया है कि ये यहां से इतनी दूरी से तय की है, तो ये वाला भी क्या होगा? एक क्यूब बनेगा, यानी कि एक पिस्टन ये रहा। यानी कि ये इन दोनों के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनकी हाइट क्या है? डेल्टा एक्स है। पहले तो ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा कि मैंने प्रसार कार्य निकालने की कोशिश की है। प्रसार कार्य कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने ये कहा कि कोई गैस पर आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो,
तो माना कि जो अंदर से लगाया हुआ गैस का दाब है वो बाहर से लगाए गए प्रेशर से ज्यादा है, ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ये है कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। अरे ये ऐसे दाब नीचे से प्रेशर लगा रही है ऐसे, जैसे मैं ये कहूं, मैं कहूं कि ये अंदर, इसके अंदर गैस है, ये मेरा पिस्टन का ढक्कन है, ये बोतल का ढक्कन मेरा पिस्टन है, अगर मैंने नीचे से प्रेशर लगाया, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये पानी के कण प्रेशर लगा रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली ऐसे, तो ये क्या करेंगे, एक लिमिट के बाद तो यहां तक चढ़ेंगे, उसके बाद पिस्टन ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे समय में गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, और गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा कि ये इसका आयतन बढ़ेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अब ये पिस्टन यहां से थोड़ा ऊपर उठ के आ गया, यहां से थोड़ा ऊपर उठ के आ रहा है। मैडम ये बोतल का ढक्कन देना, ये देखिए, ये मेरा पहले पिस्टन है, इमेजिन के लिए मानना, और ये यहाँ पे अभी ये मैंने एक एग्जांपल के लिए दूसरा ढक्कन लिया है, तो ये देखना ये उठ के कहाँ गया, इतना दूर। तो देखना पहले कहां था, यहां, और दूसरा कहां है, यहां, और इन दोनों के ढक्कनों के बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स। माना ये विस्थापन कितना हुआ है, डेल्टा एक्स। अब मुझे, आपको तो क्या दिखाई दे रहा है, ढक्कन का उधर वाला हिस्सा, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ढक्कन का इधर वाला हिस्सा। तो बोर्ड पे त्रिविम तो बना नहीं सकती मैं, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि हल्का सा आपको समझाने के लिए बनाने की कोशिश की, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी, यानी कि ये रहा ढक्कन, ये तो रहा पहला ढक्कन, और ये रहा माना दूसरा ढक्कन, ठीक है, ये मैंने इमेजिन के लिए मान लिया, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, डेल्टा एक्स हो गई। अब देखना, अब मैंने क्या किया, अब मैं कोशिश कर रही हूं, ये मैंने डेल्टा एक्स माना है, ये देखो, ये देखना एरिया, ध्यान से देखना, एरिया जो है, एरिया जो है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, घन का क्षेत्रफल L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, होता या नहीं होता, और एक घन का क्यूब बिल्कुल आयत की तरह काम करता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये क्या एरिया नहीं है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, क्या ये a इंटू डेल्टा एक्स, मैं a की जगह पर अगर मैं क्या लिखूं, L लिख दूं, b लिख दूं, और डेल्टा एक्स लिख दूं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन का आयतन, तो क्या ये घन के आयतन को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। अब आप कह रहे होंगे मैडम कि डेल्टा वी क्यों लिखा है, तो ध्यान रखना, जब मैं अगर अंतर की बात कर रही हूं तो आयतन में भी डिफरेंस निकाला जाएगा, पहली स्टेट पे क्या आयतन था और दूसरी स्टेट पे क्या आयतन था, इसका मतलब क्या है, P इंटू डेल्टा वी। अब देखना मैंने क्या कहा, यहां से मैं, आप इतना आप नोट कीजिए, इतना आप नोट करिए। अब देखना, आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं एक बार वापस लिखूं, मैंने क्या किया यहाँ पे, W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ये नोट कर लिया आपने, ठीक है, ये डायग्राम बनाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, दाब बराबर, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यहां से दाब का मान निकालो, F बराबर क्या आएगा, P इंटू ए, F बराबर क्या आएगा, P इंटू ए, F की जगह पर क्या रख दोगे, F की जगह पर क्या रख दोगे, P इंटू ए इंटू डी, क्या है, डेल्टा एक्स। चूंकि हमें घन का क्षेत्रफल और घन की एक भुजा का क्षेत्रफल हम आयत की तरह निकाल सकते हैं, तो W बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे P इंटू ए की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, L इंटू बी, क्षेत्रफल आ गया, L का मतलब लेंथ और B का मतलब विड्थ, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, P इंटू एल इंटू बी इंटू डेल्टा एक्स, ये चीज निकाल ली। अब देखना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन का आयतन होता है, घन का क्या होता है, आयतन, यानी कि कुछ ऐसे नहीं लिखेंगे इसे, W बराबर P इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इट्स मींस डेल्टा V। डेल्टा V मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ध्यान रखना, मैं